हेलो बच्चों, मैं रज़ी अख्तर। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास, जिसको आप मोल कॉन्सेप्ट भी कहते हो। तो उसी को आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे। तो इससे पहले हमने एक कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा था, जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसी में फिर स्टोइचियोमेट्री पे स्टार्ट करेंगे। तो देखो बच्चों, एक टर्म है जिसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया भी था कि व्हाट डू मीन बाय मोलरिटी। मोलरिटी किसे कहते हो? ठीक है, तो आप कहते हो बच्चों मोलरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है जिसको हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। याद रखना, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो 1 लीटर सोल्यूशन में जितने मोल्स आप सोल्यूट के डिजॉल्व करेंगे उन्हें आप मोलरिटी कहोगे। मतलब इसमें वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व है। तो number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution is called molarity। अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखना चाहोगे तो देखिए, मोलरिटी को आप कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होगा? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो आप चाहे वॉल्यूम कितना भी ले लो, उसमें मोल्स डिसॉल्व करो, तो एक के लिए क्या करना होगा? वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा। जैसे ही वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे 1 लीटर में आ जाएगा, और 1 लीटर में जितने मोल है दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। क्या आप नहीं जानते ये जो मोल्स है बच्चों, वेट बाय मोल का वेट होता है, पढ़ चुके हैं आप फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट लेक्चर में। तो वेट बाय मोल का वेट ये आ गया मोल। वॉल्यूम, अब एक बात बताइए, जब आप लेबोरेटरी में काम करेंगे आपको टीचर बोलेगा कि इतना ml सोल्यूशन बनाओ, लीटर में तो नहीं बोलेगा ना भाई। लेबोरेटरी में जो आप काम करेंगे उसमें वॉल्यूम का जो यूज़ होगा वो ml में यूज़ होगा। इसका मतलब जो डेटा फ्रेम किया जाएगा क्वेश्चन के लिए वो मोस्टली ml में होंगे। तो क्यों ना हम ml में प्रैक्टिस कर लें। तो आप देखिए, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट, वॉल्यूम को हमने ml में चेंज किया। तो जैसे वॉल्यूम को ml में चेंज करोगे ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनल फार्मूला जो आ गया आपका फॉर मोलरिटी, जो आपको याद रखना है बच्चों, वेट ऑफ सल्यूट मोलर मास ऑफ सल्यूट नीचे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। तो ये है आपका सुपर स्टार फार्मूला फॉर मोलरिटी। इसको याद रखिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सिर्फ ये याद रखना WA क्या है। तो WA है बच्चों वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम, याद रखना। और MA क्या है? मोलर मास ऑफ सल्यूट। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, याद रखना बच्चे। ये हो गया। अब एक और टर्म आया दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ क्या होता है? अमाउंट ऑफ सल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। अगर आप 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना ग्राम डिसॉल्व करते हो तो वो स्ट्रेंथ कहलाएगा। मोल डिसॉल्व करोगे तो मोलरिटी कहलाएगा। नहीं तो अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड व्हाट? स्ट्रेंथ। तो इसका यूनिट क्या लिखा होगा? ग्राम पर लीटर। ठीक है, और मोलरिटी का यूनिट क्या लिखोगे? मोल्स पर लीटर। बताइए, आप स्ट्रेंथ को लिखेंगे ग्राम पर लीटर, जबकि मोल्स लिखोगे मोल्स पर लीटर। मोलरिटी लिखोगे आप मोल्स पर लीटर। सवाल यह है कि क्या मोलरिटी और स्ट्रेंथ में कोई रिलेशन है? क्या मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ में कोई रिलेशन है? तो लेट्स सी, देखते हैं है कि नहीं है। तो अब आया रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी। तो देखो बच्चों, फिर से मोलरिटी को आप डिफाइन करिए। मोलरिटी इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट दैट इज मोल, और वॉल्यूम इन लीटर ले लिया हमने। अच्छा, ये जो वेट बाय वॉल्यूम इन लीटर है इसी को तो आप स्ट्रेंथ कहते हो। ये जो टर्म है आपका वेट ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट? स्ट्रेंथ। तो मोलर मास को इधर ले आओ, तो वेट अपॉन वॉल्यूम, ये वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, और ये क्या बन गया आपका? मोलरिटी इनटू मोलर मास। तो स्ट्रेंथ हो गया आपका मोलरिटी इनटू मोलर मास। अगर आपने मोलरिटी को उस सल्यूट के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिल जाएगा स्ट्रेंथ। ठीक है, देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। आपसे कहा गया है कि एक सॉल्यूशन है, इसका आप मोलरिटी भी बता दीजिए और स्ट्रेंथ भी बता दीजिए। सॉल्यूशन में क्या किया है हमने? तो 4 ग्राम NaOH को हमने 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया। मतलब ये कि बीकर में हमने 4 ग्राम पहले लिया क्या? NaOH, और फिर क्या किया? पानी डाल के पहले हमने मान लो 20 ml पानी डाल के डिसॉल्व कर लिया।
जब पूरी तरह से घुल गया तो फिर उसमें और पानी डाल के हमने लेवल कर दिया अप टू 100। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन आपका 100 ml है। तो अब आप इसका क्या बताइएगा, मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ बताइए। जरा आप इस क्वेश्चन को देख लो। मोलरिटी के लिए क्या करोगे, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है भाई, देखो चेक करो। वेट ऑफ सोल्यूट आपका है 4 ग्राम। क्या आप NaOH का मोलर मास नहीं जानते, 40। वॉल्यूम आपका लेना है ml में, तो 100 ऊपर 1000 कर दीजिए, सॉल्व करिए, जो आएगा आंसर होगा बच्चे आपका, देखिए जैसे मोलरिटी इक्वल टू 4 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 100, सॉल्व किया, क्या आ गया 1 मोल पर लीटर। 1 मोल पर लीटर आपका आ गया क्या, मोलरिटी। और स्ट्रेंथ क्या करोगे, तो स्ट्रेंथ मोलर मास क्या होता है NaOH का, 40 इंटू 1 दैट इज 40 ग्राम पर लीटर। नहीं तो खासकर जो बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं उनसे पूछा जाता है कि फाइंड करिए स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी। तो आप जो बिवरेट से जो आप प्रैक्टिकल करते हो, टाइट्रेशन फाइंड करते हो, तो उसमें बेसिकली आप मोलरिटी निकालते हो और मोलरिटी को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके आप स्ट्रेंथ फाइंड कर लेते हो। अब आइए नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसको आप ड्राइव भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है, x% इंटू 10 अपॉन MA। x% क्या है, ये जो x% है इसी को आप कहेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इंटू 10 अपॉन MA। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, मोलरिटी और वेट बाय वॉल्यूम में रिलेशन आ जाएगा। नहीं, जैसे आपसे सवाल पूछा गया है, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच हैज 10% वेट बाय वेट NaOH कॉन्सेंट्रेशन। तो आप क्या करोगे भाई, 10% 10 इंटू 10 अपॉन 40। देखिए मोलर मास लेना है आपका, सोल्यूट कहाँ है भाई, कौन सा सोल्यूट है, NaOH। मोलर मास कितना होता है 40, कितना परसेंट आपका वेट बाय वॉल्यूम 10, तो 10 इंटू 10 अपॉन 40 दैट इज 2.5। आ गया आपका क्या, मोल पर लीटर, सॉरी यहाँ पे आप लिखेंगे मोल्स पर लीटर। तो ये मिल गया मोलरिटी। अगर इसका स्ट्रेंथ चाहिए तो 2.5 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेंथ। सिंपल है, ठीक है। अब आप देखिए इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आया, ध्यान सुनना, कि 250 ml ऑफ 2 मोलर solution of glucose is diluted to 500 ml, calculate molarity of resultant solution। देखिए कहा गया कि एक सोल्यूशन हमने बनाया जिसका वॉल्यूम कितना है बच्चे 250 ml, अब मोलरिटी कितनी है 2 मोलर। अब इसमें पानी डाल के आप पहुंचा दिया कहाँ पे 500 पे। आप पूछ रहा मोलरिटी बताओ, तो यहाँ पे आपको मोलरिटी फॉर्मूला यूज करना होगा, जिसे आप कहते हैं M1V1 इक्वल टू M2V2। इसे डाइल्यूशन फॉर्मूला भी कहते हैं, M1V1 इक्वल टू M2V2। तो इनिशियली मोलरिटी कितनी थी 2, वॉल्यूम कितना था 250, फाइनल M2 आपको निकालना है, वॉल्यूम आपने पहुंचा दिया 250 को कहाँ 500 पे। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इतना मोल पर लीटर आ गया। दैट मीन्स कि मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी 1 मोल पर लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, M1V1 M2V2, इसे आप कहते हो डाइल्यूशन फार्मूला। नहीं, अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है और उसके बारे में आप जानते हो कि इसका वॉल्यूम इतना है, मोलरिटी इतनी है, अगर आपने उसमें पानी डाल के और डाइल्यूट किया तो उस डाइल्यूटेड सोल्यूशन का रिजल्टेंट मोलरिटी आप इस फॉर्मूला की मदद से फाइंड कर सकते हो। एक और फॉर्मूला जो आपको बहुत यूज में मिलेगा, यूज करेंगे इसको, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज, तो मोलरिटी इक्वल टू y% इंटू d इंटू 10 अपॉन MA। ये y% क्या है बच्चों, तो इससे पहले x% जो आपने देखा था दैट वाज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज था, यहाँ पे y% W बाय W है। तो ये देखिए ये वेट बाय वेट परसेंटेज हो गया। MA के बारे में जानते हैं, मोलर मास हो गया बच्चे, d डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, हियर d इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। अब आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि बच्चों बताइए कि एक बोतल है जिसको लेवल किया गया है 98% वेट बाय वेट aqueous H2SO4 solution whose density is 1.5 ग्राम पर ml, then calculate molarity। एकदम सिंपल क्वेश्चन है बच्चों कि एक बोतल को, मान लिया एक बोतल है, इस बोतल के यहां पे लिखा हुआ है क्या कि 98% वेट बाय वेट H2SO4 aqueous solution।
और इसमें डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी लिखा हुआ इसी पे, नहीं खासकर आप जब दवाई की बोतलें देखोगे तो इस पे लिखा होगा, तो ये है आपका 1.5 ग्राम पर ml। तो अब कहा गया कि अच्छा इसमें जो सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी क्या हो सकती है। देखिए फॉर्मूला क्या आपके पास, 98 इंटू डी क्या आ गया 1.5 इंटू 10 अपॉन मोलर मास कितना है इसका 98 ही तो होता है भाई, तो 98 19 कैंसिल हो गया, ये आपको कितना मिल गया 15 मोल्स पर लीटर। तो अगर आप मोलरिटी बोलोगे तो 15 पर मोल पर लीटर बोलना पड़ेगा, और अगर वेट बाय वेट के टर्म में बोलोगे कंसंट्रेशन तो 98% है यहाँ पे, नहीं मतलब 100 ml सोल्यूशन में आपका 98 ml क्या है। ये तो देखो इसको सॉल्व किया गया है बच्चों, सॉल्व करने पे फाइनल आंसर क्या आया 15 मोल पर लीटर। अच्छा अगर इससे स्ट्रेंथ पूछ देता तो आप क्या करते हैं, जो सल्फ्यूरिक एसिड के मोलर मास से इसको मल्टीप्लाई कर देते, तो 15 इंटू 98 इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको मिल जाएगा स्ट्रेंथ, गेटिंग और नॉट। चलिए एक और कंसंट्रेशन टर्म आपके पास है, नाम है इसका मोलैलिटी। ये लीटी है, ठीक है, वो रीटी था नहीं, ये LITY है भाई। तो इसमें कहा गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। फर्क देखो बच्चे, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी, नहीं इसका मतलब भाई, इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व इसमें नहीं है, तो आप कहेंगे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व नहीं है। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व वॉल्यूम टर्म, क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो मोलरिटी क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इससे पहले क्या था 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन था, तो बोथ आर डिफरेंट बच्चों। आगे चलते हैं, देखिए इसको मैथमेटिकली क्या लिखोगे आप, वेट मोलरिटी इक्वल टू, मोलरिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करिए आप मोलरिटी को, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोल्स क्या होता है, वेट बाय मोल को वेट है ना, ये वेट ऑफ सोल्यूट हो गया, ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन kg। फिर वही बात कि लेबोरेटरी में आप kg में थोड़ी ना काम करोगे यार, ग्राम में काम करोगे ना, तो ग्राम के लिए क्या करोगे, इसको ग्राम में चेंज करो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये आ गया सुपरस्टार फॉर्मूला, शाहरुख खान फॉर्मूला फॉर मोलैलिटी, सॉरी, तो ये हो गया फॉर मोलैलिटी। अब यहाँ पे WA क्या है बच्चे, वेट ऑफ सोल्यूट, और MA क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और ये W क्या है, ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट, याद रखना वेट ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछा गया, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग। जरा इसको देखिए 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अगर आप 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को 100 ग्राम ऑफ वाटर में घुलाते हो, डिसॉल्व करते हो, जो सॉल्यूशन तैयार होगा उस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। तो देखिए फॉर्मूला क्या आपके पास, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट कितना 1.8 ग्राम इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज आप जानते हो 180, और वेट ऑफ सॉल्वेंट आपने कितना लिया था 100 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर क्या होता है भाई, सॉल्वेंट। सॉल्व करिए इसको, तो ये जो आ गया आपका 0.18 मोल पर kg, ये क्या हो गया मोलैलिटी, ये हो गया मोलैलिटी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस पर एक क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि हमारे पास 3 मोलर NaOH एक्व सॉल्यूशन है whose डेंसिटी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, whose डेंसिटी इज what 1.5 ग्राम पर ml। तो फाइंड मोलैलिटी, ऐसे क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, छोटे से हैं,
है ना, ये एनसीईआरटी में भी है इस तरह पे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन, ये एग्जैक्टली ये नहीं है, वहाँ NaCl लिया गया था। तो 3 मोलर NaOH aqueous solution whose density is what 1.5 ग्राम पर ml। तो क्या आप इसकी मोलरिटी निकाल सकते हो? देखो बच्चे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप? नहीं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले ये पता करो कि मोलरिटी के लिए आपको चाहिए क्या। मोलरिटी के लिए आपको चाहिए, एक तो मोल्स चाहिए और नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए ग्राम में, ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें मोल ढूंढना है या वेट ऑफ सॉल्यूट मिल जाए उससे भी काम चल जाएगा, उसको हम मोल में चेंज कर लेंगे। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है? 3 मोलर। 3 मोलर का मतलब क्या हुआ? n की वैल्यू आपके पास 3 आ गई और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका 1000 ml आया। देखो, ये इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है बच्चों। 3 मोलर NaOH aqueous solution means मोल्स ऑफ सोल्यूट आपका 3 है और वॉल्यूम जो आपने लिया था वो 1000 ml है, इसी में आपने 3 मोल डिसॉल्व किया है। देखो, एक चीज तो आपको मिल गई, इसका जुगाड़ हो गया कि 3। अब हमें ये चाहिए, और ये क्या है? ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, लेकिन ये तुमने क्या निकाला है भाई? तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। क्या इसका यूज करेंगे आप? तो इसको चेंज करते हैं हम लोग वेट में। तो वेट ऑफ मास ऑफ सोल्यूशन निकाल के देखते हैं। सोल्यूशन कैसे? क्या आप नहीं जानते डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। भाई डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी गिवन होगा, देखिए 1.5 और वॉल्यूम तो आपने पता कर ही लिया 1000 ml। तो 1500 ग्राम आपके पास क्या आ गया? सोल्यूशन। सोल्यूशन का वेट आया 1500 ग्राम। क्या आपको सोल्यूशन का वेट चाहिए? मोलरिटी के लिए नहीं, हमें सॉल्वेंट चाहिए। अब सवाल यह है कि सॉल्वेंट का वेट कैसे मिलेगा भाई? तो ये देखो, मोल आपको मिल चुका है सोल्यूट का, तो क्या आप वेट ऑफ बहुत ध्यान सुनना बच्चे, वेट ऑफ सोल्यूट पता कर सकते हो? ऑफ कोर्स। तो 3 वेट ऑफ सोल्यूट आपको निकालना है बच्चे, WA अपॉन सोल्यूट कौन सा है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो। तो WA इक्वल टू आ गया 4 3 120 ग्राम, और सोल्यूशन का वेट कितना है? 1500 ग्राम, 1500 ग्राम। चाहिए क्या? सॉल्वेंट का वेट। क्या करोगे भाई? 1500 माइनस 120 दैट इज 1380 ग्राम में ये आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसी की तो आवश्यकता थी आपको, इसी की जरूरत थी, मोल पहले ढूंढ चुके थे आप। तो देखिए आंसर इसका क्या, कैसे सॉल्व करेंगे? 3 into 1000 अपॉन 1380, सॉल्व कर दिए, बन जाइए हीरो। भाई इसको सॉल्व करिए, 2.8 समथिंग आ जाएगा आपका आंसर। नहीं तो अगर डेंसिटी गिवन है, मोलरिटी गिवन है, तो आप मोलरिटी निकाल सकते हो। डेंसिटी एंड मोलरिटी गिवन है तो यू कैन बी एबल टू फाइंड मोलरिटी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अब आइए नॉर्मेलिटी। देखो, इसका बहुत डिटेल हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि आपको रेडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ना होगा। रेडॉक्स रिएक्शन के बाद जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। फिलहाल मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, जो आपको डराएगा नहीं, खौफ नहीं दिलाएगा ये। हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इसका नाम है बच्चों नॉर्मेलिटी। डिफाइन कैसे करते हो? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब कहोगे ये क्या ग्राम इक्विवेलेंट, क्या है ये ग्राम इक्विवेलेंट? तो आप कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? तो यह इक्विवेलेंट वेट एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट। समझ में आया? नहीं, बिल्कुल नहीं आया। इक्विवेलेंट वेट एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड व्हाट? ग्राम इक्विवेलेंट। तो पहले ये तो समझाओ ये क्या है। अरे हाँ, ये समझ में आ गया कि कुछ है ये इक्विवेलेंट वेट, इसको हम ग्राम में लिख देंगे तो वो ग्राम इक्विवेलेंट बन जाएगा। पहले ये तो बताओ ये क्या है इक्विवेलेंट वेट। तो देखो, हमें ग्राम इक्विवेलेंट वेट नहीं पता, हमें इक्विवेलेंट वेट नहीं पता, तो एक बार हमें अगर इक्विवेलेंट वेट पता चल जाए तो ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा, और ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाए तो फिर नॉर्मेलिटी हम समझ पाएंगे। तो देखिए, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बच्चे? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब ये बहुत बड़ा डिस्कशन पॉइंट है भाई, ये वैलेंसी फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, इसको आप बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट। तो एक चीज है जो आप जानते हो, इन सब में 2 चीजें जानते हो, एक तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को जानते हो और दूसरा आ गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, ये जानते हो। बाकी बीच में क्या क्या आ रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट,
या फिर इक्विवेलेंट वैलेंसी फैक्टर, ये हम नहीं जानते, ठीक है। इसको समझने के लिए करें क्या, तो देखो बच्चों, फॉर एसिड कहा गया कि जो एसिड जितना H प्लस आयन डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता है वो उसकी वैलेंसी फैक्टर होगी। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड पानी में घुला दो, आपको 2H प्लस मिलेगा, इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड की वैलेंसी फैक्टर 2 होगी। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 पानी में घुला दो, आपको 3 मिल जाएगा, क्या, H प्लस आयन, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया भाई, 3 हो गया। नाइट्रिक एसिड है, एक ही देगा क्योंकि एक ही H प्लस है उसके पास, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एसिड वो उसकी वैलेंसी फैक्टर होगी। तो कम से कम सल्फ्यूरिक एसिड के लिए आप बता सकते हैं कि वैलेंसी फैक्टर 2 है ना। और मोलर वेट भी जानते हैं आप सल्फ्यूरिक एसिड का, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर वेट कितना होता है 98, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट वेट। और इस इक्विवेलेंट वेट में अगर ग्राम चिपकाओगे तो वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट बन जाएगा, कुछ समथिंग, नहीं समझ में आया। अगर आपने 98 में ग्राम लिख दिया तो अब ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा, और इस 1 ग्राम इक्विवेलेंट को 1 लीटर में घुला दो तो 1 नॉर्मल सोल्यूशन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि कहा गया कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्विंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो 98 ग्राम इक्वल टू व्हाट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और उसको पानी में तुम घुला रहे हो और 1 लीटर बना रहे हो, नॉर्मलिटी क्या होगी, 1 नॉर्मल हो गया। नहीं आया समझ में, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। एक कंपाउंड है जिसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड, देखिए इसे कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड, इसका फॉर्मूला ये होता है, साथ में 2 पानी भी चिपका होता है, तो ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट है। इसका मोलर मास निकालोगे आप, बिल्कुल निकाल सकते हो, 126 ग्राम पर मोल आएगा भाई। और इसका इक्विवेलेंट वेट, तो आप देखो हाइड्रोजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसके पास 2 हाइड्रोजन है जो रिप्लेसेबल है एसिड के पास, ये 2H प्लस आयन डोनेट कर सकता है ओनली जो एसिड के साथ है, पानी वाला नहीं, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो आप क्या करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 126/2 कर देंगे तो क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट वेट। अब आपने इस इक्विवेलेंट वेट में जैसे ग्राम चिपकाया, ये बन जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सैलिक एसिड इक्वल टू 63 ग्राम। तो बताओ 630 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड में कितने ग्राम इक्विवेलेंट, 630 ग्राम अगर आपके पास ऑक्सैलिक एसिड है तो उसमें ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे, तो आप बताइए भाई 63 में 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो 1 में क्या होगा, अपॉन 63, तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राम इक्विवेलेंट अगर निकालते हैं फॉर्मूला बेस्ड, तो WA/EA ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए। जैसे आपने मोल फाइंड किया था, वेट अपॉन मोलर मास लिया था भाई, अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, या इसको सिंपली इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो आप, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो आप बताइए, मैंने आपको बोला 630 ग्राम में बता, तो 630 अपॉन क्या करोगे, इक्विवेलेंट वेट, तो 630 अपॉन 63 दैट इज 10, तो 630 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड अगर आपके पास है तो उसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने, 10, और उसको पानी में घुला दे, 1 लीटर बना दे, 10 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा। नहीं आया, ठीक है। तो अब आइए, नॉमिनलिटी इक्वल टू क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, और ग्राम इक्विवेलेंट क्या प्रूफ किया आपने, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट हियर। तो आप वॉल्यूम लीटर को चेंज करो ml में, तो ml में चेंज के ऊपर 1000, तो ये आ गया आपका शाहरुख खान फॉर्मूला, सुपरस्टार फॉर्मूला, जो भी हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, ऋतिक रोशन हो, और कौन कौन है भाई पता नहीं, जो भी हो, तो ये हो गया नॉमिनलिटी का सुपरस्टार फॉर्मूला। मतलब इस फॉर्मूला को आप नहीं भूल सकते, अगर आप इसे भूल जाओगे तो एग्जामिनर भी भूल जाएगा आपको। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कैलकुलेट नॉमिनलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। आप देखो कितना आसान हो गया, आपके पास है शाहरुख खान फॉर्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ऑक्सैलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट कितना आया बच्चा, 63, तो 6.3 इंटू 1000 अपॉन 63, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिया आपने, 100, सॉल्व किया तो कितना आया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये नॉर्मलिटी बन गया, ये क्या बन गया आपका, नॉर्मलिटी। समझ आया कि नहीं, बताइए बताइए। तो अगर आपको वेट दिया हो, है ना, और सॉल्यूट पता हो कौन सा सॉल्यूट है, जैसे यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, सॉल्यूट पता हो तभी तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे आप, और वेट मालूम हो, वॉल्यूम मालूम हो, 3 चीजें अगर आपको पता हो तो यू विल बी एबल टू फाइंड व्हाट
नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट एक्सप्रेस इन ग्राम। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलेकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन फॉर एसिड, रिप्लेसेबल OH फॉर बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये सब आप बाद में पढ़ोगे। डेफिनेशन आपका क्लियर हो गया बच्चे, इसमें ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। अब अगर आपको MCQ बनाने हैं, क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करने हैं, तो उसमें देखिए एक रिलेशन आएगा, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो सिमिलर टू मोलरिटी, नॉर्मलिटी इक्वल टू होगा x% × 10/EA। अगर आप यहाँ पे MA कर दोगे तो मोलरिटी बन जाएगा, मोलर मास लोगे तो मोलरिटी बनेगा, इक्विवेलेंट वेट लोगे तो नॉर्मलिटी बनेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये फॉर्मूला आप जहन नशी कर लें, दिमाग में फिट कर लें, नहीं। और यहाँ देखिए नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन वेट बाय वेट परसेंटेज एंड नॉर्मलिटी। क्योंकि नॉर्मलिटी के लिए आपको वॉल्यूम चाहिए और वो वेट बाय वेट दिया हुआ, इसका मतलब यहाँ पर डेंसिटी कहीं ना कहीं यूज हुआ होगा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो नॉर्मलिटी इक्वल टू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा यूज होता है भाई। तो y% × G × 10/EA। y% क्या है बच्चों? ये है आपका वेट बाय वेट परसेंटेज, और EA क्या है? इक्विवेलेंट वेट है बच्चे। ये क्या होता है? मोलेकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। D क्या है? डेंसिटी है, डेंसिटी है भाई, है ना। डेंसिटी जानते हो आप, मास बाय वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूला को यूज करके भी आप बहुत सारे MCQ, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। गेटिंग और नॉट? जैसे मान लो आपसे कहा जाए एक बोतल है, ये जैसे सपोज करो एक बोतल है, उसमें लिखा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 98% H2SO4 whose density is 1.5 ग्राम पर ml find its normality। तो 98 इंटू, देखिए 1.5 इंटू 10, और नीचे आपको इक्वल वेट लिखना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के पास नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं बच्चे? 2। और H2SO4 का मोलर मास निकालोगे तो 98 आएगा, उसको 2 से डिवाइड करिए 49, 49 क्या होगा? इक्वल वेट। तो 98 इंटू 1.5 इंटू 10/49, सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला मिल गया आपको। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला होगा कि रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड स्ट्रेंथ। तो आप देखो स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मलिटी इन इक्विवेलेंट वेट, ये सिमिलर टू मोलरिटी वाला है ना। तो नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट है तो स्ट्रेंथ आ जाएगा, मोलरिटी इंटू मोलर मास है तो भी स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो अगर आप मोलरिटी के टर्म में लिखना चाहते हो तो मोलरिटी इंटू मोलर मास, नॉर्मलिटी के टर्म में लिखना चाहते हो नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट। तो इस पे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, पहले नॉर्मलिटी निकलवा के बोलेगा स्ट्रेंथ भी निकाल दे, तो आप नॉर्मलिटी निकाल लेना और उनको इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल है। ठीक है, ये रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड स्ट्रेंथ। व्हाट अबाउट रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी? आप नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी में कैसे रिलेशन स्टैब्लिश करोगे और क्या होता है? तो कहा गया कि नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर होगा। कैसे? नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर होगा। तो जैसे 0.2 मोलर H2SO4 है आपके पास, 0.2 मोलर, तो आप बताइए सल्फ्यूरिक एसिड की वैलेंसी फैक्टर कितनी? 2। तो 0.2 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा भाई? 0.4 नॉर्मल। 0.2 मोलर H2SO4 इज जस्ट इक्वल टू 0.4 नॉर्मल H2SO4। भाई सेम ही है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है सिर्फ, है ना। तो चूंकि मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे आप। अब आप देखिए 0.5 मोलर H2SO4 आपके पास है, तो आप बताइए इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी? तो H2SO4 के लिए आप ढूंढिए इसकी वैलेंसी फैक्टर। तो आप जानते हो सल्फ्यूरिक एसिड में वैलेंसी फैक्टर 3 होती है, 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 0.5 इंटू 3 दैट इज 1.5 नॉर्मल H2SO4 मिल गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या आप नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी में रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो बच्चों? क्या ये पॉसिबल है कि आप नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकें? पॉसिबल है। कैसे?
तो आप बताइए ग्राम इक्विवेलेंट, मैंने आपको एक बताया था कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो आपने कहा था वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, ये डेफिनेशन से आया है भाई, है ना। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो देखिए वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वैलेंसी फैक्टर को ऊपर लेके चलते हैं, भी वैलेंसी फैक्टर हो गया, और ये क्या है ग्राम इक्विवेलेंट। अब एक काम करो, दोनों साइड वॉल्यूम इन लीटर से डिवाइड कर लेते हैं, यहां भी वॉल्यूम इन लीटर से, ठीक है, ये आपका वॉल्यूम इन लीटर हो गया, ओहो, इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब ध्यान से सुनिए, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम लीटर कहलाता है नॉर्मलिटी, क्या आप नहीं जानते। अच्छा, वेट बाय मोल का मास क्या होता है मोल्स, अब मोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा मोलरिटी, बचा क्या वैलेंसी फैक्टर। तो देखिए प्रूफ हो गया ना कि नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो अगर आपको नॉर्मलिटी गिवन है तो मोलरिटी निकाल सकते हो, और अगर मोलरिटी गिवन है तो नॉर्मलिटी निकाल सकते हो, जो भी गिवन है आप उससे फाइंड कर सकते हैं। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैलेंसी फैक्टर क्या है, कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है या कितने रिप्लेसेबल OH ग्रुप है। अब आइए स्टोकियोमेट्री, स्टोचियोमेट्री, है ना। स्टोचियो मीन्स होता है एलिमेंट, स्टोकियो मीन्स एलिमेंट, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। नहीं, इस पर बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग भाई। तो इसको डिफाइन ये किया गया है कि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है बेस्ड ऑन अमाउंट एंड वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो कैसे आप किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अमाउंट या वॉल्यूम या फिर मोल्स के बीच कोरिलेशन एस्टैब्लिश करोगे, उसे हम बोलते हैं स्टोचियोमेट्री एंड इट्स कैलकुलेशन। जो भी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आप एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे बच्चों। जैसे देखिए हमने एक इक्वेशन लिखा है N2 + 3H2 gives 2NH3, ये एक बैलेंस इक्वेशन है। तो यहाँ पे ये 1 है, ये 3 है और ये 2 है, दीज आर कॉल्ड स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसको आप कहते हैं स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, रिप्रेजेंट ये करता है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये बैलेंस इक्वेशन आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है बच्चों कि अगर 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल्स हाइड्रोजन से ट्रीट करोगे और 100% रिएक्शन हो गया यील्ड में, तो आपको 2 मोल्स अमोनिया मिलेगा। अच्छा, इस रेशियो में देखिए अगर हम 1 लीटर अमोनिया लेते हैं तो 3 लीटर हाइड्रोजन लेना पड़ेगा हमें, तो 2 लीटर क्या बनेगा अमोनिया बनेगा। इसी को आप STP पे मेजर करते हो, तो STP पे 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है ना बच्चे। तो 22.4 लीटर, ये 3 × 22.4 लीटर, ये 2 × 22.4 लीटर हो जाएगा। तो वॉल्यूम के टर्म में ये हो गया। अब इन टर्म्स ऑफ वेट आप जानते हैं 1 मोल का मतलब हो गया 28 ग्राम। ये कितना होगा भाई 6 ग्राम, और ये कितना प्रोड्यूस होगा 34 ग्राम। अब आप देखिए इस 28 ग्राम से आप ये तीनों चीज पता कर सकते हो। तो 28 ग्राम अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो कितना मोल अमोनिया बनाएगा 2, कितना वॉल्यूम कितना होगा STP विद 2 × 22.4 लीटर, और अमाउंट ऑफ अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा, तो आप बोलेंगे 34 ग्राम। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर आपको बैलेंस इक्वेशन मालूम है तो रिएक्टेंट के, अगर आपको बैलेंस इक्वेशन मालूम है तो आप रिएक्टेंट के वेट को उनके वॉल्यूम से, मास से, मोल से कोरिलेट कर सकते हो, या इसके वॉल्यूम को उनके मोल से, मास से या वॉल्यूम से कोरिलेट कर सकते हो। नहीं, मोल को भी कोरिलेट कर सकते हो, आप क्वांटिटेटिवली कर सकते हो। जरा देखिए इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि व्हेन 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन देन फाइंड। देखिए अगर 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करता है बच्चों 12 ग्राम ऑफ वॉट हाइड्रोजन से, तो बताइए मास ऑफ अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया STP पे कितना प्रोड्यूस होगा, और टोटल एटम्स इन फाइनल प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस होगा। देखिए अगर आप इसको सॉल्व कर पाएँ ध्यान से तो मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा आपका। तो सबसे पहले हमने बैलेंस इक्वेशन लिखा बच्चों, क्या लिखा N2 3H2 gives 2NH3। अच्छा, ये अगर 28 ग्राम लेते हैं तो ये आपको 6 ग्राम लेना होगा,
और अगर ये आप देखिए, इसका मतलब ये सफिशिएंट है, इसमें कोई लिमिटिंग नहीं है ना। तो आपसे क्या कहा गया कि आप मुझे बताओ 56 ग्राम नाइट्रोजन को अगर हम 12 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो हमें कितना मास ऑफ अमोनिया मिलेगा। तो आप देखिए इन दोनों में किसी से कोरिलेट कर सकते हो। 28 ग्राम में आपको मिला 34 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना मिलेगा 34/28 ग्राम, और इसीलिए 56 में कितना मिलेगा इनटू दिस। सॉल्व करने के बाद क्या आया 68 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर आपने 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से ट्रीट करोगे तो रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ 68 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो आप बताइए 68 में कितने मोल्स होंगे, तो अपॉन 17, और 17 से डिवाइड करोगे तो मोल कितने आ जाएंगे 4। तो एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है बच्चे 22.4 लीटर, तो 4 का कितना होगा इंटू 4। तो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी आपको मिल गया। टोटल एटम इन फाइनल प्रोडक्ट, तो मोल कितने मिले हैं 4, और ये मोल क्या है मॉलिक्यूल है भाई, अमोनिया इज मॉलिक्यूल, और एक अमोनिया में एटम कितने हैं तो 4, और चूंकि एटम पूछा गया है तो इनटू एवोगैड्रो नहीं, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो 16 Na होगा बच्चे। ध्यान से सुनिए, टोटल एटम्स पूछा है नॉट मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल पूछता तो 4 Na आंसर होता ना, यहां पर टोटल एटम्स पूछा है इन फाइनल प्रोडक्ट, तो आप बोलेंगे 16 Na। बताइए अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन 120 ग्राम ऑफ कार्बन इज कंप्लीटली बर्न इन प्रेजेंस ऑफ O2 एट 0 डिग्री एंड 180 टेम्परेचर। तो ये उल्टा घुमा के बोल रहा है आपको, इसका मतलब हुआ STP ना, ठीक है। फाइंड अमाउंट ऑफ O2 रिक्वायर्ड, नहीं तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए O2 की कितनी आवश्यकता होगी। सिंपल है भाई, C प्लस O2 गिव्स व्हाट, ये क्वेश्चन आ गया C प्लस O2 गिव्स व्हाट CO2। तो कार्बन 1 मोल लेते हैं तो 12 ग्राम, ऑक्सीजन 1 मोल लेते हैं मॉलिक्यूल में तो 32 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना बनेगा भाई, सॉरी 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए आपको 32/12, 120 के लिए कितना चाहिए 32/12 इंटू 120। सॉल्व कर दीजिए, तो जैसे ये आया हमारा कितना 320 ग्राम, ये केजी में पूछा था तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो 0.32 kg आपको चाहिए 120 ग्राम के लिए। ऐसे भी देखो, अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 120 के लिए पूछा तो 320 चाहिए, अपॉन 1000 कर दीजिए 0.32 kg आ जाएगा, दैट्स इट। तो क्या आप लोगों को ये समझ में आया बच्चे, व्हेन 120 ग्राम ऑफ कार्बन इज कंप्लीटली बर्न्ड विद इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और 0 डिग्री सेल्सियस और 180 हम जैसे बोले समझ लेना कि STP की बात हो रही है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी लेवल है, स्कूल लेवल है। कैलकुलेट मास ऑफ क्विकलाइम, ये क्या होता है भाई, क्विकलाइम का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है ना, ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 400 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज 80% प्योर। अब ये देखो थोड़ा सा लोचा लगा दिया, लेकिन घबराने की बात नहीं है बच्चों। तो आप अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो क्या मिलता है क्विकलाइम एंड ड्राई आइस मतलब CO2। इसका मोलर मास फाइंड करो कितना आएगा 100, और इसका कितना आएगा 56। तो ये तो हमें लिंक मिल गया है एक कि 100 ग्राम के लिए हमें 56 ग्राम, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से हमें 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज कैल्शियम क्विकलाइम मिलेगा। तो 1 ग्राम के लिए कितना मिलेगा भाई इतना। अब आपने लिया कितना 400, लेकिन कह रहा है 400 में गंदगी भी है, सिर्फ आपका 80% प्योर है, तो 400 का 80% कितना हो गया 320 ग्राम, तो 320 ग्राम ही तो रिएक्शन करेगा यार। तो आप 56/100 इंटू 320 इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। गेटिंग और नॉट, ठीक है। तो ये डिस्कस कर रहे हैं बच्चों हम लोग, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और डिटेल एडवांस लेवल डिस्कशन करेंगे स्टोकियोमेट्री में, तो इसको आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, नहीं और 2 बार 3 बार रिवाइज करिए, अपना नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद फिर जो जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं उनका शॉर्ट नोट बनाइए, स्पेशली जो फार्मूला है और जो भी रिलेशंस हैं, क्योंकि उसको इमीडिएट रिकॉल करना होगा, खासकर जो मेडिकल एंट्रेंस के लिए तैयारी करते हैं उनको तो एकदम से रिकॉल करना होता है, और मेंस वालों के लिए भी, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग स्टोकियोमेट्री पार्ट 2 नहीं जो इम्पोर्टेंट होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई करो। गुड नाइट।